स्वागत है दोस्तों आपका ताज़ा तरीन खबरों के इस धमाकेदार बुलेटिन में, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं उन खबरों की ओर जो आपके दिन को बनाएंगी और भी जानदार और जिंदा दिल। सो ये है आज की सबसे बड़ी खबरें। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। ये पूरा कार्यक्रम कैपिटल बिल्डिंग के अंदर रोटुंडा में होगा। ये वही जगह है जो कैपिटल का गोलाकार सेंटर पॉइंट है। और याद है ना दोस्तों, 4 साल पहले यहाँ दंगाइयों ने कब्जा कर लिया था। वो लोग 2020 के चुनाव में जो बाइडेन की जीत को पलटना चाहते थे। अब उसी जगह पर ट्रंप शपथ लेने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने दोस्तों एक नया अभियान शुरू किया है, नाम है व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट। कांग्रेस कह रही है कि ये व्हाइट टी शर्ट बस कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये तो संविधान की रक्षा और न्याय के लिए खड़े होने का एक प्रतीक है। खासकर गरीब और मेहनतकश लोगों की आवाज उठाने के लिए इसे शुरू किया गया है। सेंट्रल लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया नई दिल्ली में एक 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू करेंगे। ये सम्मेलन खासतौर पर उन श्रमिकों के लिए है जो अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। इस सम्मेलन का मुख्य मकसद इन कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए सभी संबंधित पक्षों को एकजुट और सक्षम बनाना है। साथ ही डाक विभाग दिल्ली में भारतीय संविधान लागू होने के 75 साल पूरे होने की खुशी में 3 दिन का आयोजन कर रहा है। ये समारोह राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय में होगा। इस दौरान कई तरह की गतिविधियां की जाएंगी, जैसे प्रदर्शनी, प्रश्नोत्तरी, डाक सफारी और पत्र लेखन प्रतियोगिता। ये सब हर उम्र के लोगों के लिए मजेदार है और साथ ही इंफॉर्मेटिव भी होगा। अगली खबर देखें दोस्तों, महाकुंभ मेला के सेक्टर 19 में लगी भीषण आग के कारणों की जांच के लिए मजिस्ट्रेटरी जांच शुरू की जाएगी। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने एडीएम प्रशासन और सेक्टर मजिस्ट्रेट की एक टीम बनाई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गैस सिलेंडर में रिसाव हुआ था, जिससे आग लगी और फिर धमाका हुआ। ईपीएफओ के 7.6 करोड़ से ज्यादा सदस्य बिना नियोक्ता के सत्यापन या ईपीएफओ की मंजूरी के अपने व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम और जन्मतिथि को ऑनलाइन बदल सकते हैं। ये नई सुविधा शनिवार से शुरू हो गई है। इसके अलावा जिन कर्मचारियों का ईपीएफओ खाता आधार से जुड़ा हुआ है, वे बिना नियोक्ता की मदद के आधार ओटीपी के जरिए सीधे अपना ईपीएफ ट्रांसफर क्लेम ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। साथ ही बता दें कि कुआलालंपुर में भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम ने शानदार शुरुआत करते हुए विश्व कप में अपने खिताब की रक्षा का अच्छा आगाज किया। आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 विकेट से जीत हासिल की। पहले तो भारत ने वेस्ट इंडीज को सिर्फ 44 रन पर समेट दिया, फिर 4 ओवर और 2 गेंदों में सिर्फ 1 विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में घोषणा की कि 2025 तक भारत में तपेदिक यानी कि टीबी को खत्म करने की योजना है। दुनिया में कहीं भी टीबी में होने वाली मौतों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है, इसीलिए ये कदम बहुत अहम है। उम्मीद है कि भारत की इस पहल से न सिर्फ हमारे देश में बल्कि दूसरे देशों में भी इस बीमारी को लेकर कार्रवाई करने की प्रेरणा मिलेगी। साथ ही दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर गर्मा गर्मी है। आम आदमी पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हुए कथित हमले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री आतिशी ने पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से घबराई हुई है और अब उनकी जान को खतरे में डालने पर उतारू हो गई है। साथ ही 14 फरवरी को केंद्र सरकार के साथ किसानों की बैठक होने वाली है, तो इसके बाद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए सहमति दी है। वहीं पंजाब के 111 किसानों ने अपना मरण व्रत खत्म कर दिया, जो 5वें दिन पर थे। जो हरियाणा के 10 किसानों ने भी अपना मरण व्रत तीसरे दिन ही तोड़ दिया। किसान नेता काका सिंह कोटड़ा, सुखजीत सिंह हर धोंजड़े और बलदेव सिंह सिरसा ने इन किसानों को जूस पिलाकर उनका मरण व्रत समाप्त करवाया। वहीं पीएम मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए लोगों से बात की। इस कार्यक्रम का 118वां एपिसोड था ये, जिसमें पीएम मोदी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद और श्याम प्रसाद मुखर्जी के पुराने संबोधनों के कुछ खास अंश भी सुनाए। वहीं आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा, जो 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट और भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर हैं, उन्होंने शादी कर ली है 17 जनवरी को। बहुत करीबी रिश्तेदारों और कुछ चुनिंदा दोस्तों के बीच 27 वर्षीय नीरज ने शादी के साथ फेरे लिए। उनकी दुल्हन का नाम हिमानी मोर है। नीरज ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की और इस खुशखबरी से सभी को चौंका दिया। वहीं भारत की पुरुष खो खो टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। फाइनल में उन्होंने नेपाल को 54-36 से हराया। मेजबान भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अजय रहते हुए विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।
वहीं CII द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और रोजगार में बढ़ोतरी के कारण इस साल भारत की विकास दर 6.4 से लेकर 6.7% के आसपास बनी रह सकती है। इसके अलावा अगले फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की विकास दर बढ़कर 7% तक पहुंच सकती है। प्रयागराज के कुंभ मेले के सेक्टर 19 में शाम आग लग गई। अच्छा हुआ आग पर जल्दी काबू पा लिया गया, किसी को चोट नहीं आई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वैसे जैसे ही आग की खबर मिली, फायर ब्रिगेड, NDRF और SDRF की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई। उन्होंने मिलकर आग पर कंट्रोल कर लिया और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बारे में यूपी के CM योगी आदित्यनाथ से बात की। योगी जी ने PM को पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। अच्छा हुआ सब कुछ जल्दी संभल गया। वहीं दोस्तों, दिल्ली के भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 हो रहा है। इसमें 22 ब्रांड्स ने मिलकर 56 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। सुपर बाइक, कार, बस, एम्बुलेंस, सब कुछ दिखाया गया है और हर चीज में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भरी पड़ी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भी कहा कि वहां उन्नत वाहनों, मोबिलिटी सॉल्यूशंस और नए नए कंपोनेंट्स का शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस एक्सपो का उद्घाटन खुद PM मोदी ने किया था। साथ ही अमित शाह ने हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी के लिए एक नई कंपोजिट शूटिंग रेंज की नींव रखी है। ये बड़ा ही हाईटेक प्रोजेक्ट है। ये शूटिंग रेंज 50 मीटर लंबी होगी और इसमें 10 ट्रैक होंगे। खास बात यह है कि इसमें एक साथ IPS अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा सकेगी। इस पर 27 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सो खबरों का सिलसिला दोस्तों इस वीडियो में यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। इसी के साथ डाक विभाग भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने की खुशी में नई दिल्ली में एक 3 दिन का इवेंट होने वाला है। ये इवेंट नेशनल पोस्टल म्यूजियम में होगा। इसमें काफी मजेदार एक्टिविटीज रखी गई हैं, जैसे प्रदर्शनी, क्विज कंपटीशन, पोस्टल सफारी और लेटर राइटिंग कंपटीशन। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सबके लिए खुला है, चाहे बच्चे हो या बड़े। EPFO ने अब मेंबर्स के प्रोफाइल अपडेट करने का प्रोसेस काफी आसान कर दिया है। अगर आपका अकाउंट आधार से लिंक है तो अब आप अपनी डिटेल्स आसानी से अपडेट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए अब कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की भी जरूरत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने बताया कि इस अपडेट से करीब 3.90 लाख लोगों को तुरंत फायदा मिलेगा, जिनके रिक्वेस्ट पहले से पेंडिंग थे। वहीं सैफ अली खान के घर में एक शख्स चोरी करने के इरादे से घुसा था और पुलिस ने उसे थाने में पकड़ लिया है। उसका नाम शरीफुल इस्माइल शहजाद है। पुलिस कह रही है कि वो डकैती की प्लानिंग करके आया था। मजे की बात यह है कि वो बांग्लादेशी है, क्योंकि उसके पास कोई भी सही भारतीय डॉक्यूमेंट ही नहीं मिला। अब उससे पूछताछ हो रही है। फिलहाल अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वहीं बनारस में लोग ट्रैफिक रूल्स तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। जुर्माना बढ़ा दिया गया है। जागरूकता अभियान भी खूब चलाया, फिर भी लोग नहीं सुधरे। ट्रैफिक डिपार्टमेंट के 12 महीने के आंकड़े देखें तो करीब 7,41,485 लोगों का चालान काटा गया। 17,000 लोग तो लाल सिग्नल तोड़कर गाड़ी भगाते पकड़े गए और सबसे ज्यादा गजब किया बाइक वालों ने। 3,28,000 लोग बिना हेलमेट गाड़ी चलाते धरे गए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कल से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में हिस्सा लेने जा रहे हैं। वहां पर वो भारत के डेवलपमेंट मॉडल के बारे में बात करेंगे। अपनी यात्रा से पहले उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि समाज के हर वर्ग, खासकर जो लोग प्रगति से पीछे रह गए थे, उनका विकास हो। दिल्ली के आसमान में करीब 2.5 घंटे तक प्लेन की आवाजाही बंद रही। नॉटम लागू होने की वजह से इस दौरान किसी भी एयरलाइंस के फ्लाइट को ना तो लैंड करने दिया गया और ना ही उड़ने की इजाजत दी गई। ऐसा प्रतिबंध अभी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस तक जारी रहेगा। साथ ही आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि उनके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जानलेवा हमला किया गया। पार्टी का कहना है कि हमलावर भाजपा के करीबी लोग थे। आपका दावा है कि इन हमलावरों का संबंध भाजपा नेता प्रवेश वर्मा से है और उन पर डकैती, चोरी और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले भी दर्ज हैं। वहीं अमेरिका के नए राष्ट्रपति 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं। ट्रंप 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और उनका शपथ ग्रहण समारोह खास होने वाला है। ऐसा इसीलिए क्योंकि 40 साल बाद ये समारोह कैपिटल रोटुंडा में हो रहा है। इसके अलावा ये पहली बार हो रहा है कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने शपथ ग्रहण में विदेशी नेताओं को भी बुलाया है। हमास ने 3 इजरायली महिला बंधकों के नाम जारी करने में जो देरी की, उसमें संघर्ष विराम पर संकट खड़ा हो गया था, लेकिन बाद में जब हमास ने बंधकों के नाम जारी कर दिए तो ये मामला सुलझ गया। इजरायल ने बताया कि गाजा में संघर्ष विराम सुबह 11:15 से लागू हो गया है। वहीं दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। सभी पार्टियां जमकर प्रचार कर रही हैं। इसी बीच जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए रोज नए नए वादे किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो वो सफाई कर्मियों को घर देंगे।
साथ ही कोलकाता रेप और मर्डर केस में आज सजा का ऐलान होने वाला है। सियालदह कोर्ट में बहस के दौरान सीबीआई कोशिश करेगी कि दोषी को फांसी की सजा मिले। अब दोषी संजय रॉय के पास फांसी या उम्र कैद में से कोई एक ही सजा का ऑप्शन बचा है। आरजी कर अस्पताल में हुई इस घटना के करीब 162 दिन बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए संजय रॉय को दोषी ठहराया था। दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वॉशिंगटन डीसी में क्वाड के सहयोगी विदेश मंत्री सीनेटर वोंग से मिलकर उन्हें खुशी हुई। उसके बाद उन्होंने जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया से भी मुलाकात की। इसी के साथ दोस्तों, फरवरी में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं और लोग उम्मीदों के साथ उनकी तरफ देख रहे हैं। खासकर किसान और आम लोग सभी को बजट से कुछ न कुछ उम्मीद है। ऐसे में लोकल 18 की टीम ने सोचा क्यों ना हम जाने कि गांव के लोग इस बजट को लेकर क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है, बजट से उन्हें क्या चाहिए और उनकी उम्मीदें क्या है। वहीं CII यानी बिजनेस चैम्बर ने एक सर्वे जारी किया जिसमें बताया गया कि इस साल भारत की विकास दर करीब 6.4 से 6.7% के आसपास रह सकती है, खासकर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और रोजगार में बढ़ोतरी के चलते। इसके साथ ही 2026 के वित्त वर्ष में भारत की विकास दर बढ़कर 7% तक हो सकती है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश को कोंडा पावलुरु में 10वीं बटालियन NDRF और NIDAM का दक्षिण परिसर खोला। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा कि जब भी कोई बड़ी आपदा आती है तो NDRF हमेशा मदद के लिए आगे आती है। नोटम लागू होने के कारण दिल्ली के आसमान में करीब 2.5 घंटे तक विमानों की आवाजाही रुक गई। इस दौरान ना तो किसी विमान को लैंड करने दिया गया और ना ही उड़ान भरने की इजाजत मिली। सो ये प्रतिबंध 26 जनवरी तक जारी रहेगा। वहीं भारतीय कंपनियों ने 2024 में विदेशी निवेश में 17% का बढ़ोतरी की है, जो कि कुल मिलाकर $37.7 बिलियन तक पहुंच गया। इससे पिछले साल ये $32.29 बिलियन था। ये दिखाता है कि हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर का आकार बढ़ रहा है। अब अगर हम इक्विटी निवेश की बात करें तो 2023 में ये $9.08 बिलियन था, लेकिन 2024 में इसमें 40% की बढ़ोतरी हुई और ये $12.69 बिलियन तक पहुँच गया है। वहीं लोन कैटेगरी के तहत भारतीय कंपनियों द्वारा जो आउटबाउंड FDI था वो भी 2024 में $8.7 बिलियन रहा, जबकि इसके पिछले साल ये $4.76 बिलियन था। इसी के साथ डाक विभाग नई दिल्ली में भारतीय संविधान लागू होने के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए 3 दिन का समारोह आयोजित कर रहा है। ये समारोह राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय में होगा और इसमें हर उम्र के दर्शकों के लिए कई मजेदार गतिविधियां होंगी, जैसे कि प्रदर्शनी, प्रश्नोत्तरी, डाक सरकारी और पत्र लेखन की प्रतियोगिता। वहीं हरियाणा सरकार अब अनुसूचित जाति यानी कि SC की सूची में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसमें 3 जातियां शामिल है जिनके नाम विवादित माने जा रहे हैं। कई साल से इस सूची में बदलाव की मांग उठ रही थी और अब करीब 12 साल बाद हरियाणा सरकार ने इस बदलाव के लिए केंद्र को पत्र लिखा। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन और एन से यंग ने मेंस एंड वुमेन्स सिंगल्स के खिताब जीत लिए। एक्सेल्सन ने हांगकांग की ली चयुक यू को 21-16, 21-8 से हराया। वहीं महिला सिंगल्स में एन से यंग ने पी चौचुवोंग को 21-12, 21-9 से आसानी से मात दी। वहीं अगली खबर देखें, महाकुंभ 2025 का शानदार आगाज हो चुका है और अब पूरी दुनिया में इसकी भव्यता की चर्चा हो रही है। यहाँ आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। 7 समंदर पार से भी लोग संगम में डुबकी लगाने आए हैं और भारतीय संस्कृति के बारे में गीत गा रहे हैं। संगम नगरी में रोज लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। महाकुंभ के पहले दिन 1 करोड़ लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। वहीं मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ लोग शाही स्नान करने आए। वहीं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने पिछले 4 सालों में 586 बांग्लादेशी नागरिकों को और 318 रोहिंग्यों को पकड़ा है। ये घुसपैठिए असम के रास्ते और रेलवे नेटवर्क के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करते हैं। रेल मंत्रालय ने बताया कि RPF अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल, स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस अंतर एजेंसी सहयोग से अवैध प्रवासियों की पहचान जल्दी हो रही है और उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। साथ ही बता दें कि टाटा मुंबई
मुंबई मैराथन का 20वां संस्करण हुआ, जिसमें 65,000 से ज्यादा धावकों ने भाग लिया। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से स्पोर्ट्स गन से मैराथन के एलिट भाग को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा उन्होंने दिव्यांगों के लिए चैंपियंस विद डिसेबिलिटीज दौड़ और वरिष्ठ नागरिकों को दौड़ को भी हरी झंडी दिखाई। इस दौड़ में गीतकार गुलजार भी भाग लेने आए थे। साथ ही बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में घना कोहरा रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, असम, मेघालय और कुछ अन्य राज्यों में भी ऐसा ही मौसम बने रहने की बिल्कुल उम्मीद है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना भी जताई गई है। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।